जय शिव शंकर बच्चों। आज हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के दूसरे पाठ पर आए हैं। इसमें हम आज अध्ययन करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, एकांक आवेश अर्थात यूनिट चार्ज, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी कहते हैं इसी को। इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आज हम इन तीन चीजों पर बात करेंगे और बच्चों इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल गारंटी आएगा, इसमें से आता ही आता है। तो चलिए बात करते हैं हम कूलाम के नियम पर। तो कूलाम का नियम क्या है? तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर दो चार्जेस हैं, लाइक हैं या लाइक हैं, मतलब सजातीय हैं या विजातीय हैं, तो उनके बीच में एक विद्युत बल लगता है। अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और विजातीय है तो आकर्षण बल लगेगा। आज हम जानेंगे कि ये बल लगता कितना है, कितना बल लगता है दो चार्जेस के बीच में। तो इसको सबसे पहले इस फोर्स को कैलकुलेट किया था कूलाम ने, और इसके लिए एक नियम दिया जिसे कूलाम्स लॉ या कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। कूलाम ने क्या बताया, आइए जानते हैं। कूलाम ने बताया, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस हैं, बिंदु आवेश हैं। ए है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज करिए R इनके बीच की डिस्टेंस है R। अब इनके बीच में अगर ये लाइक चार्ज हैं, सजातीय हैं, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये विजातीय हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो कितना लगेगा? तो कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, शब्दों पर ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, अब स्थिर और बिंदु आवेश का मतलब क्या है? तो ऐसे आवेश जिनके बीच की दूरी उनकी साइज की तुलना में बहुत ज्यादा हो तो उनको पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। और स्थिर मतलब चलायमान ना हो। अगर ये चलायमान होंगे, मोशन में होंगे, तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो एक नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल F, मान लीजिए इनके बीच में F फोर्स काम कर रहा है, F इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, means directly proportional to product of their charges। और सेकंड होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये नियम, ये जो बल लगता है इन दोनों के बीच में, इन दो रूल्स के द्वारा, इन दो पार्ट के द्वारा कैलकुलेट होगा। पहला कि इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश कैसे काम करता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। मतलब इसी लाइन पर ये काम करेगा, ये कहीं घूम फिर करके काम नहीं करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं केंद्रीय बल है। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर के लिख दूं, संयुक्त रूप में लिख दूं, मैं इसको संयुक्त रूप में लिखूं, तो हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। तो अब इसको फिर से आपको बता दूं वर्बल में। कूलाम के नियम अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उनकी आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संयुक्त रूप में मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए जो Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी R है, तब इनके बीच लगने वाला बल मान लीजिए F है, तो F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। कंबाइंड फॉर्म में F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब में जब हम जानते हैं, जब अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेता है, तो यहाँ से F इक्वल टू आ जाएगा
स्मॉल के ले लेते हैं, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम का नियम मिला। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ थोड़ी व्याख्या करने के लिए। अब यहाँ पर के क्या है, तो ऑफिशियल के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब ये जो के अनुक्रमानुपाती नियतांक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टिप्पणी करना। इसका मान मात्रकों की पद्धति और आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अभी कितना गजब हो गया, के जो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है, इसकी वैल्यू मात्रक की पद्धति, अर्थात आप एसआई सिस्टम में अलग हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में अलग हो जाएगा, तो मात्रकों की पद्धति पर और आवेशों के बीच में मीडियम क्या है, या इनके बीच में एयर है, या इसके बीच में ग्लिसरीन है, या इसके बीच में वाटर है, या इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच के मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपको लिखेंगे तो ये 2 नंबर का आपका काम हुआ। अब हम यहाँ पर इसकी व्याख्या करते हैं। तो अब एसआई सिस्टम में आते हैं। इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है, एसआई सिस्टम में और वायु या निर्वात है, मान लीजिए वायु या निर्वात है, दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, वायु या निर्वात है, या तो इनके बीच में एयर है या कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तब के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है कि किसी माध्यम में विद्युत रेखाओं का चालन किस प्रकार से होगा, कितना होगा। तो विद्युत रेखाओं के चालन की, विद्युत रेखाओं के चालन की माप एप्सिलॉन नॉट से की जाती है। तो के पर जो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी की वैल्यू को अभी हम कैलकुलेट करेंगे आगे। तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू पर न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकलेगी के की जो वैल्यू हो कितनी आएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये ऐसा सिस्टम में इस कांस्टेंट की वैल्यू है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देन F इक्वल टू हमारे पास रूल्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये नियम, ये इसका यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, फोर्स है, न्यूटन लिखेंगे। तो ये हमारे पास F की वैल्यू है एसआई सिस्टम में। अब अगर मैं इसको निर्वात या वायु के अलावा कोई मीडियम में ले जाऊं, मान लीजिए वायु या निर्वात नहीं, इनके बीच में कोई मीडियम है, वो कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में मान लीजिए मैंने ग्लिसरीन में रख दिया, या भट्टी के तेल में रख दिया, या डिस्टिल वाटर के अंदर रख दिया, कहीं भी मैंने रख दिया इनके लिए। तो देखिए क्या होगा, फिर जो एफ के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तो हमारे लिए के की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना है, एप्सिलॉन लेना है। एप्सिलॉन जैसे जैसे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, देन वी गेट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन, इसका यूनिट लिखा है। तो ये कब लेना है हमारे लिए, जब वायु या निर्वात है। ये कब लेना है, जब वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, या इसी को बोलते हैं परमिटिविटी, इंग्लिश में इसको बोलेंगे परमिटिविटी। तो परमिटिविटी है ऑफ एयर और वैक्यूम, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो माध्यम उसके बीच में भरा हुआ है। तो ये हमारे पास F की वैल्यू होगी। अब अगर मैं इसको सीजीएस सिस्टम में ले जाऊं, सीजीएस में क्या होगा, इन सीजीएस सिस्टम में क्या होगा बच्चों, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, तो K की वैल्यू है वायु या निर्वात के लिए, अगर वायु या निर्वात है, वायु या निर्वात है, देन K की वैल्यू होगी 1। इन दिस केस F इक्वल टू आएगा हमारे पास F इक्वल टू आ जाएगा Q1
Q2 अपॉन R स्क्वायर। इन दिस केस गैस करो यूनिट क्या होगा, ऑफिशियल डाइन होगा, डाइन। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। तो इन दिस केस इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन। तो हम यहाँ पर इस समय इसका यूनिट डाइन यूज करेंगे, डाइन यूज करेंगे, ये होगा। और अगर मैं इसको वायुमंडल निर्वात को हटा दूं, मैं इसकी जगह पर मान लीजिए कोई मीडियम है, तो अगर कोई मीडियम है इन दिस केस सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी 1/K। कितनी लेंगे बच्चों, 1/K। सो F इक्वल टू आ जाएगा किसी मीडियम में, किसी माध्यम में, अब मान लीजिए कोई माध्यम है, इन दिस केस कोई मीडियम है, तो F इक्वल टू आएगा 1/K Q0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगी ये। अब यहाँ पर कैपिटल K क्या है, तो कैपिटल बोल लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलेंगे परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इसी को बोलेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी या इसके बारे में अभी हम अध्ययन करने वाले हैं कि क्या कहलाता है, ये हमारा अगला टॉपिक। तो ये हमारे पास कूलाम का नियम है। तो मैं एक बार फिर से कूलाम के नियम को एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। 4 नंबर का आता है तो पूरा करना है, 3 नंबर का आता है तब भी आपको ज्यादा थोड़ा दिखाना है, 2 नंबर का है तो इतना करना सफिशिएंट है कि आप यहाँ तक इसको लेकर के बता दें और स्मॉल के बारे में जानकारी दें। क्या कहता है कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संयुक्त रूप में F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। यहाँ पर जब अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो 1 स्मॉल k ले लिया। स्मॉल k जो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू माध्यम, कौन से माध्यम में चार्ज रखे हैं और मात्रक की पद्धति, आप कौन सी मात्रक की पद्धति यूज कर रहे हैं, सीजीएस, एसआई, एमपीएस, एफपीएस, कौन सी, तो उस पर डिपेंड करता है। एसआई सिस्टम में वायु या निर्वात अगर मीडियम है दोनों के बीच में, तब इसकी वैल्यू 1/4πε0 लेते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन वी गेट F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पर रट्टा मार लो, ये कूलम का नियम है, कभी भी सवाल आता है तो इसी का यूज करना है हमारे लिए ऐसा सिस्टम है। और अगर यहाँ पर मान लीजिए वायु निर्वात नहीं है, कोई अदर मीडियम है, तो K की वैल्यू लेना है 1/4πε0 नहीं लगाना है एप्सिलॉन, तो ये आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलेंगे वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, उसको बोलेंगे माध्यम की। अब ये हमारे पास अगर सीजीएस सिस्टम ले लें तो सीजीएस सिस्टम K इक्वल टू 1 वायु निर्वात के लिए, तो F इक्वल टू Q1 Q2 पर R स्क्वायर डाइन यूनिट हो जाएगा। और अगर वो किसी मीडियम में है देन F इक्वल टू 1/K Q1 Q2 पर R स्क्वायर हो जाएगा। K कैपिटल K को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम का ये परावर्तनांक कहलाता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं क्या कहलाता है। तो ये हमारे पास हुआ कूलम का नियम। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे हमारा आगे चीज हम लेकर के चलते हैं एकांक चार्ज। कभी भी आपको कूलम्स लॉ है, कूलम का नियम है, तो ये अक्सर पूछते हैं कि कूलम के नियम लिखिए और इसके आधार पर यूनिट चार्ज को डिफाइन कीजिए, एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एकांक आवेश की परिभाषा क्या बनाएंगे, इससे इसको लेकर के चलते हैं। देखिए क्या आएगी एकांक आवेश की परिभाषा। तो बच्चों एकांक आवेश की जो परिभाषा हमें मिलेगी एकांक आवेश की, इसके लिए सबसे पहले हम कूलम का नियम लिखते हैं। मैं आपको यूनिट चार्ज डिफाइन कर रहा हूं, यूनिट चार्ज की डेफिनेशन बना रहा हूं। तो F इक्वल टू वी नो दैट 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास कूलम का नियम है। इसकी वैल्यू आपको क्या बताई, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इफ अब अगर मैं इसमें इफ की कंडीशन लगाऊं, सपोज कीजिए F की वैल्यू मैं इसमें 9 × 10⁹ न्यूटन ले लेता हूं।
Q1 और Q2 दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल Q कर देता हूँ, R की वैल्यू मैं 1 मीटर ले लेता हूँ और ये सारा कुछ इसमें रखता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये सारा कुछ इसमें रखेंगे देन तब हमारे लिए मिलेगा Q इक्वल टू 1, ये मिलेगा। तो Q इक्वल टू 1 क्या, कूलाम, 1 कूलाम Q की वैल्यू आएगी। ये सारा कुछ इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो आवेश की वैल्यू 1 कूलाम है, यानी कि आवेश यूनिट है। तो आवेश यूनिट कब है, इन 3 केस के कारण है। पहला केस, उनके बीच में फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन होना चाहिए, दोनों आवेश इक्वल और इक्वल नेचर के होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, दोनों की वैल्यू सेम है, और आर की वैल्यू 1 मीटर होना चाहिए। अब मैं इन सबको मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाऊं तो क्या आएगा कि यदि वायु या निर्वात में, क्योंकि आप याद करिए वायु या निर्वात के लिए फॉर्मूला था, यदि वायु और निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित क्योंकि स्थिर बिंदु आवेशों के लिए है, स्थित सजातीय आवेशों के बीच, क्योंकि Q1 Q2 इक्वल टू Q हो गया, सजातीय आवेशों के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करेगी। कितना बल, 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स। क्यों, क्योंकि हमने लाइट चार्ज ले लिए। तो प्रत्येक आवेश की वैल्यू 1 कूलाम होगी। दूसरे सुन लीजिए, यदि वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, रिपल्स करें, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम होगा। ये कहलाती है SI डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज। अब अगर आप CGS डेफिनेशन लेते हैं देन यहाँ पर तो होगा ही नहीं। CGS सिस्टम में क्या आएगा, इन CGS सिस्टम F इक्वल टू हो जाएगा, CGS में F इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। अब इसमें आपको F की वैल्यू मुझे लेनी है 1, Q1 Q2 को भी 1 कर देना है, Q कर देना है, सॉरी, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर ले लेनी है। अब ये है 1 डाइन, ये दोनों आवेश लाइक हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेंगे। ये सारा कुछ करेंगे देन आपको Q की वैल्यू मिलेगी 1 को क्या बोलेंगे, स्टेट कूलाम। याद करिए, स्टेट कूलाम, स्थिर कूलाम, इसको अपन ने क्या बोला था कल CGS मात्रक को बच्चों, स्थिर कूलाम। अब इसका CGS यूनिट क्या होता है, स्थिर कूलाम। तो इन दिस केस अगर मैं F की वैल्यू 1 डायल लेता हूँ, Q1 Q2 को इक्वल लेता हूँ, R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, देन वी गेट Q इक्वल टू 1। इन दिस केस डेफिनेशन क्या बनेगी आवेश की, एकांक आवेश की। तो वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो सजातीय आवेश एक दूसरे पर 1 डाइन का प्रतिकर्षण बल लगाएं, प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि लाइक है, तब प्रत्येक आवेश का मान 1 स्थिर कूलाम होगा या 1 CGS मात्रक होगा। ये हमारे पास है CGS डेफिनेशन। तो अगर आपको कूलाम का नियम आता है तो ये इसको भी जरूर वो पूछ लेते हैं। अब आते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक पर, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या कहलाता है इसको जानते हैं। थोड़ा थोड़ा चीजों को बुक से भी अध्ययन करते चले तो और आपके लिए अच्छी तरह से वो क्लियर रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक के बारे में ये क्या होता है। सबसे पहले मैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में आपसे बात कर लूं, जिसको मैंने नाम दिया था वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर आर वैक्यूम। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12। कितनी होती है बच्चों, 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट क्या आएगा, यूनिट अक्सर बच्चे इसका यूनिट भूल जाते हैं, इसकी वैल्यू परीक्षा में सेपरेटली पूछ लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो इसका यूनिट भूलना नहीं है। यहाँ देखिए यूनिट कैसे बनाना है। F इक्वल टू हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये था। तो मैं एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आता हूँ, F को यहाँ ले जाता हूँ,
तो वी गेट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब सभी के यूनिट लिख दो, इसका यूनिट कूलाम, इसका यूनिट कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया, इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। तो ये हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। ये यूनिट याद रखना है बच्चों, इसका यूनिट अक्सर भूल जाते हैं, तो इसको यहाँ से बना लेना है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ लाइए, F वहाँ आएगा, तो इधर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट कूलाम, इसका कूलाम, कूलाम कूलाम का मल्टीप्लाई कूलाम स्क्वायर हो गया। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, F का मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। तो ये हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एफ की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो एक्सपेरिमेंटली फिक्स है, अब इसको मैं यहाँ पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकता हूँ। तो वो निकलने वाला है कितना, कितना निकलने वाला है 9 × 10 टू द पावर 9। अब हमारे पास आता है कि ये होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप याद करें, अभी हमारे पास आया था एफ एयर, वायु में एफ की वैल्यू कितनी थी, ये थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ मीडियम में कितना था, माध्यम में कितना था, किसी माध्यम में, तो इसकी वैल्यू लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। अब अगर मैं इसको इससे इन दोनों का डिवाइड करूं, मतलब मैं अगर एफ माध्यम बटे एफ वायु, अगर मैं दोनों को रेशियो निकालूं, दोनों का कंपेयर करूं, याद रखना मुझे इसमें इससे देना है। तो अगर एफ माध्यम में एफ वायु से भाग दूं, तो यहाँ पर भी ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये बचा हमारे पास 1 एप्सिलॉन ऊपर बचा और 1 एप्सिलॉन नॉट नीचे बचा। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो फाइनल आंसर आएगा 1 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। आंसर आया एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। क्या आएगा आंसर, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो एफ मीडियम और एफ वायु का जो रेशियो है वो हमें मिलता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, अब ये अगर हम दो चार्जेस ले रहे हैं, सपोज कीजिए एक Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2। पहले मैंने इनको r डिस्टेंस पर वायु में रखा, फिर इतनी ही डिस्टेंस पर मैंने इन्हीं चार्जेस को किसी माध्यम में रखा, तो माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और वायु में उनके बीच लगने वाले बल का जो रेशियो होता है, ये मुझे वायु वाला ऊपर लेना है और माध्यम वाला नीचे लेना है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से इसको ले लेता हूँ। तो इनका जो रेशियो होता है, मतलब F वायु और F माध्यम, इनका जो रेशियो होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहलाता है। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। मतलब वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल और उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर माध्यम में लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को हम माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, आपेक्षिक घनत्व में, तो उसमें भी इसी प्रकार का आता है कि जल का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व बराबर पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व। ऐसे यहाँ पर है तो K इक्वल टू आ जाएगा F वायु अपॉन F माध्यम। लेकिन शर्त क्या है, वही चार्ज लेना है
उतनी ही दूरी लेना है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? डेफिनेशन बनेगी हमारे पास कि वायु निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच उतनी ही दूरी पर लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। अब एफ वाई ऑफ मीडियम की वैल्यू कितनी निकली? यहाँ निकली है, देखो ये इसको उल्टा करेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आई। तो इस प्रकार से हमारे पास k के लिए फार्मूला मिल गया, k इक्वल टू वी गेट आल्सो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। मैं इसको लिख सकता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू, तो इसको वहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा k इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास दो फार्मूले यहाँ से मिल जाते हैं। तो k की एक और डेफिनेशन हमारे पास आती है क्या? कि माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का पराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसी के से शो करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। इसका न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो ये यूनिट लेस होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। के की वैल्यू प्योर न्यूमेरिकल होती है, के की वैल्यू 5 है, 7 है, 80 है, इस टाइप से होती है के की वैल्यू। तो k इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये यूनिटलेस है और ये प्योर नंबर के रूप में इसकी वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन k का फार्मूला होता है k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन कभी निकालना हो तो एप्सिलॉन इक्वल टू होता है k इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूले आपको ध्यान रखना है, इस पर हम न्यूमेरिक क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों ये हमने सीखा आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक के बारे में, ये क्या होता है। तो आप तीनों टॉपिक के बारे में समझ गए, कूलॉम्स लॉ, एकांक आवेश और आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक के बारे में आपने जान लिया। अब बच्चों ये जो पराविद्युतांक होता है इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। तो आपकी बुक में इसके लिए टेबल दी होगी, अक्सर दी रहती है बुक में। आप कोई रेफरेंस बुक देखेंगे तो आपको एक मिल जाएगा। तो आपको के की कुछ वैल्यू मैं आपको बता दूं। के की वैल्यू वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए एप्रोक्स 1 होती है। के की वैल्यू पानी के लिए, वाटर के लिए 80.4 होती है। के की वैल्यू धातुओं के लिए, मेटल जो होती है उसके लिए इन्फिनिटी, अनंत होती है। ये आपको तीन वैल्यूज कम से कम ध्यान रखना है। वायु निर्वात के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.00005। ये तो हम उसको अप्रॉक्स 1 लेते हैं, इसलिए अप्रॉक्स का साइन बनाया हुआ है। पानी के लिए 80.4, 80.4, और धातु के लिए अनंत होती है। तीन वैल्यूज आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो जो प्योर हमारे लिए मटेरियल मिलते हैं उनमें पानी के लिए काफ़ी ज़्यादा है इसकी वैल्यू, और जिस मीडियम के लिए वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस मीडियम में उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, उस मीडियम में आवेश के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स उतना कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आवेशों के बीच वायु निर्वात में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है किसी दूरी पर। तो अगर मैं इसको किसी मीडियम में ले जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फोर्स घटेगा। ये आपको अपने दिमाग में बचा के रखना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच वायु निर्वात में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है। जब मैं उनको किसी मीडियम में ले जाता हूँ तब वो फोर्स कम हो जाता है, हमेशा घटता है। ठीक है ना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी वैल्यूज ध्यान रखनी है। तो आज हमने ये जाना इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसकी इंटेंसिटी के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। वो वीडियो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।